नहीं फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले बात करेंगे अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की। कंगाल पाकिस्तान के लिए अपने लोगों को संभालना मुश्किल हो रहा है, लेकिन वो कश्मीर कश्मीर चिल्लाने से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर कश्मीर का राग गलापा है। बुधवार 5 फरवरी को पाकिस्तान कथित तौर पर कश्मीर एकजुटता दिवस मना रहा है। पाकिस्तान के सरकारी रेडियो की रिपोर्ट के अनुसार जरदारी और शरीफ ने कश्मीर को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने गुहार लगाई है। एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान एपीपी की रिपोर्ट के अनुसार शहबाज शरीफ ने कहा कि मध्य पूर्व में हाल की घटनाक्रमों ने दिखाया है कि लंबे समय से चले आ रहे विवादों को बढ़ने नहीं दिया जाना चाहिए। उनका इशारा गाजा में इसराइल और हमास युद्ध की तरफ था, जो आगे बढ़कर लेबनान और यमन तक पहुंच गया। शहबाज ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर एकजुटता दिवस मना रहा है ताकि कश्मीरी लोगों के प्रति अटूट समर्थन व्यक्त किया जा सके। हालांकि पाकिस्तान की सरकार और सेना दोनों देश की खस्ताहाल हालत से परेशान लोगों की निराशा को दबाने के लिए कश्मीर मुद्दे का इस्तेमाल करती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी बयान में शहबाज शरीफ ने एक बार फिर कश्मीर को लेकर संयुक्त राष्ट्र का रोना रोया और आत्मनिर्णय के अधिकार की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना की मौजूदगी को भी स्वीकार कर लिया। शरीफ ने कहा कि आज भारत के नियंत्रण वाला कश्मीर और पीओके दुनिया के सबसे अधिक सैन्यकृत क्षेत्रों में से एक है। शहबाज शरीफ ने दोहराया कि जम्मू और कश्मीर विवाद पाकिस्तान की विदेश नीति का एक प्रमुख स्तंभ बना रहेगा। रेडियो पाकिस्तान के अनुसार राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भी संयुक्त राष्ट्र की गुहार लगाई और कहा कि यह दिन कश्मीरी लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है। आइए दूसरी खबर भी पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में आज कश्मीर के प्रति एकजुटता का दिखावा किया जा रहा है। पाकिस्तान के राजनेताओं में खुद को कश्मीरियों का सच्चा हितैषी साबित करने की होड़ मची हुई है। इसके लिए हर नेता दूसरे से ज़्यादा तल्ख शब्दों में भारत के खिलाफ जहर उगलने में जुटा है। इसमें पाकिस्तान की कट्टर इस्लामी पार्टियां भी पीछे नहीं हैं, जो आवाम को धर्म के नाम पर बरगलाने और हितों के साधने के लिए कुख्यात है। उन्हीं में से एक है जमात इस्लामी पाकिस्तान। जमात इस्लामी पाकिस्तान के प्रमुख हाफिज नईम उर रहमान ने भी इस मौके पर भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला। उसने लाहौर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, कश्मीर पाकिस्तान की गले की नस है और हम इसे हिंदू ब्राह्मणों के हाथों में नहीं रहने दे सकते। इसके अलावा उसने भारतीय खुफिया एजेंसियों पर पाकिस्तान में लक्षित हत्याओं को अंजाम देने का आरोप लगाया और अमेरिका और कनाडा की तरह निर्णायक जवाब देने का आह्वान किया। उसने वैश्विक मंच पर भारत को अलग थलग करने के लिए कूटनीतिक प्रयासों का आग्रह किया। हाफिज नईम उर रहमान पाकिस्तान का कट्टरपंथी मौलाना है। वह धार्मिक और राजनीतिक समूह जमात इस्लामी का भी प्रमुख है। वो खुद को पाकिस्तानी सामाजिक कार्यकर्ता, इंजीनियर, राजनीतिज्ञ बताता है। हाफिज नईम को 2024 से 29 के लिए जमात इस्लामी पाकिस्तान का अमीर चुना गया है। नईम का जन्म 7 नवंबर 1973 को पाकिस्तान के हैदराबाद में मध्यम वर्गीय उर्दू भाषी मुहाजिर माता पिता के घर हुआ था, जो 1947 के विभाजन के दौरान भारत से पलायन कर गए थे। नईम ने सिंध के हैदराबाद में स्थित लतीफ़ाबाद के जामिया मस्जिद दारुल उलूम में कुरान को याद किया। बाद में उसने एनईडी में सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद कराची विश्वविद्यालय से इस्लामिक इतिहास में मास्टर डिग्री पाई। उसकी पत्नी एक डॉक्टर है, जबकि उनके बच्चे 3 बेटे और 1 बेटी सभी राजनीति में शामिल हैं। नईम एक इंजीनियर है जिन्हें औद्योगिक और बड़े पैमाने पर आवासीय परियोजनाओं में वाटर ट्रीटमेंट इंजीनियर के रूप में 20 वर्षों का अनुभव है। ये हम बात करें इसराइल की। सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि इसराइल सीरिया के बफर जोन में सैन्य अड्डे बना रहा है। ये दावा कतरी मीडिया अल जजीरा ने किया है। रिपोर्ट में बताया गया कि ये सैटेलाइट तस्वीरें 19 दिसंबर 2024 सीरिया के अबदस राष्ट्रपति बशर अल असद के मॉस्को भाग जाने के ठीक 11 दिन बाद और 1 फरवरी 2025 के बीच ली गई थी। तस्वीरों में बफर जोन के अंदर उस समय में निर्मित 6 साइट नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा एक और सैन्य अड्डा बफर जोन के बाहर और सीरियाई क्षेत्र के अंदर बनाया जा रहा है। अल जजीरा ने सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर बताया कि इन साइटों के पास सड़क निर्माण को भी देखा गया है। ये सड़क इसराइल को सीरिया के बफर जोन में स्थित इन सैन्य अड्डों से जोड़ रही है। रिपोर्ट के अनुसार इजरायली सेना की इन 7 साइटों में से पहली हदर गांव के पश्चिम में, दूसरी जवाता अल खशाब के पश्चिम में, तीसरी अल अमीदिया के उत्तर में, चौथी कुनेत्रा गांव, 5वीं और 6ठी अजीज झील के दक्षिण में 2 साइटें और 7वीं ताल अल अमर के ऊपर स्थित है। इसराइल और सीरिया ने 1974 में एक युद्धविराम समझौता किया था, जिसके अनुसार गोलान हाइट्स में स्थित एक क्षेत्र एक सैन्यकृत डीमिलिटाराइज्ड बफर जोन होगा। लेकिन 50 साल से ज़्यादा समय तक चले शासन के बाद अल असद शासन के गिरने की खबर आने के कुछ ही समय बाद इजरायली सेना ने बफर जोन के भीतर जाना शुरू कर दिया
और सीरियाई क्षेत्र में प्रवेश कर गई जो इसके बाहर स्थित है। ऐसा तब हुआ जब सीरिया के नए अंतरिम राष्ट्रपति और विद्रोही नेता अहमद अल शरा ने स्पष्ट कर दिया था कि उनका नया प्रशासन इसराइल के साथ 1974 के समझौतों को मान्यता देगा। उन्होंने 14 दिसंबर 2024 को कहा, वर्षों के संघर्ष और युद्ध के बाद सीरिया की युद्ध थकी हुई स्थिति नए टकराव की अनुमति नहीं देती। इस चरण में प्राथमिकता पुनर्निर्माण स्थिरता है, न कि ऐसे विवादों में उलझना जो आगे चलकर विनाश का कारण बन सकते हैं। हालांकि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि 1974 का समझौता एक अभद्र शासन के साथ किया गया था, इसलिए ये अमान्य है। नेतन्याहू ने कहा, हम किसी भी शत्रुतापूर्ण ताकत को अपनी सीमा पर स्थापित नहीं होने देंगे। नया सीरियाई प्रशासन मुख्य रूप से अब विघटित हो चुके हयात तहरीर अल शाम के सदस्यों से बना है, जो एक ऐसा समूह है जिसका पहले अलकायदा से संबंध था, लेकिन जिसने हाल के वर्षों में और विशेष रूप से अल असद को उखाड़ फेंकने के बाद एक अधिक उदार छवि बनाने की कोशिश की है। आइए हम बात करें दिल्ली इलेक्शन की। राष्ट्रीय राजधानी में क्या एक बार फिर झाड़ू चलेगी या फिर बीजेपी और कांग्रेस करेगी खेल? दिल्ली में वोटिंग संपन्न होने के बाद अब सभी को इंतजार चुनाव नतीजों का है। 8 फरवरी को वोटों की गिनती होगी और फाइनल नतीजे आएंगे। इससे पहले फलौदी सट्टा बाजार में किसकी जीत के अनुमान लग रहे हैं, यह हर कोई जानना चाहता है। दिल्ली चुनाव में किसे कितनी सीटें मिल रही हैं, इसको लेकर फलौदी सट्टा बाजार का चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। फलौदी सट्टा बाजार के आंकड़ों पर गौर करें तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी को कल जहां 37 से 39 वोटों का अनुमान जताया जा रहा था, वहीं आज फलौदी सट्टा बाजार में आम आदमी पार्टी की सीटें 35 से 37 सीटें आ सकती हैं। फलौदी सट्टा बाजार में बीजेपी को एक दिन पहले 31 से 33 सीट का अनुमान जताया जा रहा था। हालांकि आज सीटों का आंकड़ा 33 से 35 सीटें जाती दिख रही हैं। बात करें अवैध प्रवासियों की जो अमेरिका से निकाले गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संकल्प और नीतियों का असर दिखना शुरू हो गया है। बीते 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद संभालने के बाद ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को अमेरिका से निकाले जाने संबंधी कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। इस पर अमल करते हुए अमेरिकी प्रशासन ने C-17 सैन्य विमान से 104 भारतीय लोगों के एक समूह को अमेरिका से वापस भेज दिया है। 104 अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर एक अमेरिकी सैन्य विमान बुधवार दोपहर अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। सूत्रों ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि फ्लाइट दोपहर 1:55 लैंड हुई। इन निर्वासित किए गए लोगों में से 30 पंजाब से, 33 हरियाणा और गुजरात से, 3 महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से और 2 चंडीगढ़ से हैं। हालांकि अभी निर्वासित लोगों की संख्या की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इससे पहले की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अमेरिकी सैन्य विमान C-17 205 अवैध प्रवासियों को लेकर जा रहा था। यह अवैध भारतीय प्रवासियों का पहला जत्था है जिसे अमेरिकी सरकार ने निर्वासित किया है। बता दें कि बीते 2 हफ्ते की अवधि में भारत के अलावा भी कई देशों के अवैध प्रवासियों को अमेरिका से निर्वासित किया जा चुका है। C-17 सैन्य विमान से भारत लौटाए जा रहे प्रवासियों के बारे में समाचार एजेंसी PTI पर आई रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों पर अमल करते हुए अमेरिका आव्रजन कानूनों को कड़ा कर रहा है। बता दें कि ट्रंप प्रशासन बीते 2 हफ्ते में सैन्य विमानों का उपयोग कर ग्वाटेमाला, पेरू और होंडुरस में कई अवैध प्रवासियों को निर्वासित किया है। अवैध प्रवासियों को वापस भेजने के लिए सैन्य विमान भेजने वाले गंतव्यों में भारत अब तक का सबसे दूरस्थ स्थान है। यह भी दिलचस्प है कि भारतीयों को ले जाने वाले निर्वासन विमान पर नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने सीधी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि ऐसी कार्रवाई का संदेश स्पष्ट है, अवैध प्रवास का जोखिम उठाना ठीक नहीं है। यह दिखाता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अवैध प्रवासियों पर कोई नरमी दिखाने के मूड में नहीं है। अमेरिकी प्रशासन बीते 2 हफ्ते से लगातार कार्रवाई कर रहा है, लेकिन प्रवासियों को अमेरिका से निकाले जाने की बड़ी कार्रवाई के तहत पहली बार भारत में निर्वासन हो रहा है। अमेरिका का एक सैन्य परिवहन विमान भारतीय प्रवासियों के एक समूह को लेकर आ रहा है। अमेरिकी प्रशासन ने कार्रवाई ऐसे समय में की है जब लगभग 1 हफ्ते के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे पर जाने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है। खबर के मुताबिक PM मोदी 12-13 फरवरी को वाशिंगटन की यात्रा कर सकते हैं। भारत और अमेरिका इस दौरे से जुड़ी योजनाओं को अंतिम रूप देने में लगे हैं। दोनों देशों के रिश्ते और निर्वासन के संबंध में बीते 27 जनवरी को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच फ़ोन पर बातचीत हुई थी। इसके बाद ट्रंप ने कहा था कि भारत अमेरिका से अवैध प्रवासियों के निर्वासन के मामले में वही करेगा जो सही होगा। पिछले महीने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि भारत अवैध आव्रजन का विरोध करता है क्योंकि इसका संबंध कई तरह के संगठित अपराध से है।
विदेश मंत्रालय साफ कर चुका है कि नई दिल्ली उन सभी भारतीयों को वापस लेगा जो या तो अमेरिका में निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रह चुके हैं या बिना वैध दस्तावेज के वहाँ हैं। हालांकि उन्हें सरकार के साथ दस्तावेज साझा करना होगा ताकि उनकी राष्ट्रीयता की पुष्टि हो सके और इन्हें सुनिश्चित किया जा सके कि वो वास्तव में भारतीय हैं। जायसवाल के मुताबिक अमेरिका में रह रहे अवैध भारतीय प्रवासियों की संख्या के बारे में फिलहाल बात करना जल्दबाजी होगी। निर्वासन की खबर आने से पहले कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य राजीव शुक्ला ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, विदेश मामलों की संसदीय समिति की बैठक के दौरान उन्हें पता चला कि अमेरिका में 725 लाख भारतीयों को अवैध बताकर वापस भेजा जा रहा है। उन्हें सवाल किया कि भारत आने के बाद वे क्या करेंगे। खबरों के मुताबिक पिछले वर्ष अक्टूबर में अमेरिका ने अवैध रूप से देश में रह रहे भारतीय नागरिकों को वापस भेजने के लिए एक चार्टर विमान किराए पर लिया था। अमेरिका के होमलैंड सुरक्षा विभाग ने कहा कि वो अमेरिका आव्रजन कानूनों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.